हेलो दोस्तों, बिंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम CTET के सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान का अगला भाग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं क्लास 7 के इतिहास का लेसन नंबर 4, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल कौन थे? मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुग़ल कौन थे? तो मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे मंगोल, और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, उसके वंशज थे मंगोल। तो माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी। परंतु मुग़ल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। परंतु जो मुग़ल थे वह अपने को स्वयं को मंगोल, जो शब्द है, यह कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुग़ल सैन्य अभियान, यह पूरा NCERT बुक से लिया गया है नोट्स, और इसी से आपका CTET में पूछता है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछता है। तो मुग़ल सैन्य अभियान, प्रथम मुग़ल शासक बाबर जो थे वह 1526 से 30 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। जो प्रथम मुग़ल शासक बाबर थे, 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। 1504 में ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को कब्जे में कर लिया। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। अब ये पूछ सकता है कि किस शताब्दी के में तोप और गोलाबारी का पहली बार प्रयोग हुआ। तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। बाबर ने तोप और गोलाबारी का प्रयोग पानीपत की प्रथम लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। बाबर ने 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके जो समर्थक थे उनको हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित कर दिया। उसके बाद आता है हुमायूं। 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556, इसका काल दो बार आता है। शेर शाह ने हुमायूं को दो बार हराया था। शेर शाह ने दो बार हराया था। पहली बार 1539 में चौसा में और दूसरी बार 1540 में कन्नौज में। तो शेर शाह ने हुमायूं को दो बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य कर दिया। इससे शेर शाह से पराजित होकर हुमायूं ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य हो गया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। ईरान में जब गया हुमायूं तो वहाँ पर सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। अकबर का काल आता है। इसके बाद अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में।
यह आप यह सोच रहे होंगे कि हुमायूं के बारे में सिर्फ इतना ही है, तो चूँकि यह एनसीईआरटी का 7 का बुक है, इसमें इतना ही दिया, तो इससे बाहर भी नहीं आएगा कुछ भी। अगर क्लास 6 से 8th तक का बुक आप एनसीईआरटी की पढ़ते हैं तो आपको सीटीईटी जूनियर का जो पेपर होता है उसमें सामाजिक विज्ञान में सारे प्रश्न आपको उसमें ही मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेंगे। तो अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक कार्यकाल है। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना था। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में बांटा जा सकता है। अकबर के शासनकाल को 3 अवधियों में बांटा जा सकता है। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया और 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। अकबर 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1570 और 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुए। 1570 ईस्वी और 1585 के मध्य में गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान जारी हुए। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। जो 1585 से लेकर 1605 के मध्य में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम के अभियान पर कंधार और कश्मीर पर भी हमला कर लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर पश्चिम के अभियान पर कंधार और कश्मीर पर भी हमला कर लिया और अपने साम्राज्य में अकबर उसे भी मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया था। जहांगीर का समय है 1605 से 1627। फिर जहांगीर का जो समय है 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के काल में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। जहांगीर के ही काल में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। जहांगीर का पुत्र खुर्रम था जो आगे चलकर शाहजहां कहलाया। जहांगीर का पुत्र जो खुर्रम था वही आगे चलकर शाहजहां कहलाया। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां जो थी वह जहांगीर की पत्नी थी। शाहजहां का कार्यकाल है 1627 से 1658 ईस्वी। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा था। शाहजहां के जो पुत्र थे उसमें उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा था। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। उन पुत्रों में औरंगजेब की विजय हुई। दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। दारा शिकोह औरंगजेब का ही भाई था और अन्य 3 भाई थे, उन्हें मौत के घाट, अन्य 2 भाई, इस तरह 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा में कैद कर दिया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा में ही कैद कर दिया। औरंगजेब 1658 से 1707 तक इसका कार्यकाल था। औरंगजेब का 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। औरंगजेब के काल में ही 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया था। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठे जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। मनसबदार मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए।
मुगलों की सेना में जो नौकरशाह होते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता था। मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता है। यह पूछता है कि मनसब का तात्पर्य क्या है, तो मनसब का तात्पर्य मनसब यानी कोई भी सरकारी हैसियत अथवा पद। जागीर, जागीर शब्द उस समय था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उन्हें ही जागीर कहते थे। जो मनसबदार थे वह अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। जो टोडरमल थे वह अकबर के राजस्व मंत्री थे। जब्त, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को ही जब्त कहा जाता था। राजस्व को प्राप्त करने वाली जो व्यवस्था होती थी उसे ही जब्त कहा जाता था। अकबरनामा, आईने अकबरी, यह बार बार सीटेट में पूछता रहता है। अकबरनामा, आईने अकबरी अबुल फजल अकबर के करीबी मित्र थे। अबुल फजल ने अकबर काल के इतिहास को 3 जिल्द में लिखा है। यह पूछता है कि अबुल फजल ने अकबरनामा को कितने जिल्द में लिखा है। यह सीटीटी में पूछ चुका प्रश्न है। तो 3 जिल्दों में अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा है। अब यह भी पूछता है कि किस जिल्द में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो पहली जिल्द पूछता है किस चीज़ का जिक्र है, तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बखान है। अकबरनामा का जो पहली जिल्द है उसमें अकबर के पूर्वजों का बखान है, और जो दूसरी जिल्द है, दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। तो यह याद रखना है कि पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बखान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। और तीसरी जो जिल्द है, तीसरी जिल्द अकबरनामा का जो तीसरी जिल्द है, भाग है, उस आईने अकबरी है, वही आईने अकबरी कहलाता है। तीसरा जिल्द जो है आईने अकबरी कहलाता है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा है। तीसरी जिल्द में, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा है। दीवान, प्रत्येक प्रांत में वित्तीय अधिकारी भी था जो दीवान कहलाता था। प्रत्येक जो प्रांत होता था उसमें जो वित्तीय अधिकारी होता था वह दीवान कहलाता था। और बख्शी, दीवान को सहयोग देता था जो वह बख्शी सैनिक अधिकारी होता था। दीवान को सहयोग देने के लिए बख्शी जो होता था वह वेतनाधिकारी, सैनिक वेतनाधिकारी होता था। सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य का मंत्री होता था। सदर जो होता था वह धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। फौजदार, सेना नायक, फौजदार जो होता था वह सेना नायक होता था। और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। और इबादत खाना, इबादत खाने में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। जो इबादत खाना था उसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा किया करता था। सुलह कुल और सर्वत्र शांति का विचार अकबर ने ही चलाया था। यह भी पूछता है कि अकबर ने सुलह कुल और की नीति किसका है, तो यह सुलह कुल की जो नीति थी वह अकबर का था। सर्वत्र शांति का विचार अकबर ने ही चलाया था। और सुमेल करने के लिए यह पूछता है, देखिए मनसब, मनसब क्या है ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अभी मनसब पद है। मंगोल उज्बेक थे। सिसोदिया मेवाड़ के से संबंधित है। राठौर राजपूत मारवाड़ से संबंधित। और नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और सूबेदार को गवर्नर कहा जाता था। ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, उसे ही ज्येष्ठाधिकार कहा जाता था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का ज़रूर आप इंतज़ार करें।